बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आपकी खिदमत में चंद दिनों की गैर हाजिरी के बाद हो रहा हूँ। तो असल में कुछ ठंड भी बहुत है लंदन में या इंग्लैंड में। आजकल बहुत सर्दी है। जहाँ पर मैं हूँ -2 है। बर्फबारी भी हो रही है। तो इस वजह से ठंड भी है। वो कुछ दीगर मसरूफियात थी जिसकी वजह से आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। और फिर एक एक साहब से बात हुई थी कि वो तशरीफ़ लाएंगे मेरे शो में, लेकिन किसी वजह से या ज़ाती फैमिली की मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके थे, इसलिए मेरी तरफ से माजरत। तो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूँ, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। तो जनाब, आज मैं सिर्फ दो टॉपिक्स पर बात करना चाहूँगा। मैंने सोचा कि कुछ बातों का जवाब मैं खुद ही दे लूँ। जो मेहमान होते हैं उनकी एक अपनी मर्जी होती है, अपना अंदाज होता है, अपना इल्म होता है। मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता। तो जनाब, फिर कुछ दोस्तों ने ये कहा भी, ये आप क्यों पंगा ले रहे हैं, यानी पुरानी बातों को क्यों छेड़ रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि सेटल्ड बातें हैं, या कम से कम लोगों ने इनको सच तस्लीम कर लिया है, आप उनको क्यों चैलेंज कर रहे हैं। तो मैंने कहा, यार, मेरा किसी के साथ कोई ज़ाती पंगा नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मैंने किसी से कोई दुश्मनी नहीं करनी। मैं तो सिर्फ कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को एज आई अंडरस्टैंड उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आप, फिर मुझे लोग कहते हैं कि जी आपने फलां साल में ये बात कही थी, फलां साल में ये बात कही थी। तो मैंने कभी, हमने ये ज़रूर कही होगी। तो ज़ाहिर है कि एक जब बंदा प्राइमरी का तालिब होता है तो उस तालिब इल्म की नॉलेज जो होती है वो महदूद होती है। मैट्रिक के बाद उसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। फिर इवन आपने डिग्री भी कर ली तो आपकी महदूद होगी, क्योंकि आपने तो सिलेबस पढ़कर जो कि कहना कहा। जो चीज़ें हमने एक पॉलिटिकल ग्रूमिंग और एक स्ट्रगल में गुजारी हैं, सीखी हैं, वो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिल सकती। तो इसलिए जैसे जैसे हम सीख रहे हैं, हमने उस वक्त भी झूठ नहीं बोला था, आज भी झूठ नहीं बोल रहे। मुनाफिकत हमें आती नहीं है, ना मुनाफिकत करेंगे। सच बोलेंगे, अदब से बात करेंगे। और किसी को कोई बात बुरी लगती है तो उसका हम क्या कर सकते हैं। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी। जैसे मुझे एक साहब ने कहा कि पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, प्रोफेसर भी हैं और प्रिंसिपल भी रहे हैं कॉलेज के। तो वो फरमा रहे थे कि शेख अब्दुल्ला ने कभी भी जिन्ना साहब के साथ मुलाकात करने की कोशिश की नहीं की और लाहौर नहीं की। तो मैंने उनको कहा, जी किए हैं। फिर मैंने उनको एविडेंस भेज दिया। तो मतलब ये है कि मैं आई एम नॉट हियर टू फाइट विद एनीवन। मैं सिर्फ अपने लोगों के इल्म में अपनी समझ के मुताबिक इजाफा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आई हैव स्ट्रॉन्ग व्यूज ऑन सर्टन मैटर्स। मसलन ये कहा जाता है कि जिसको सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर है, ये बेस कैंप है। फिर इस पर थोड़ी सी हमने बात की थी मैंने शौकत कश्मीरी साहब के साथ। बेस कैंप ये नहीं है। देखिए, अगर आप इसको बेस कैंप कह रहे हैं, देखिए बेसिकली बात है कि ये जिस खिता जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वह आज़ाद कैसे हुआ। इस पर टन्स ऑफ एविडेंस मौजूद है कि ये पाकिस्तान ने एक साजिश के तहत इस पर हमला कराया और इसको अपने कब्जे में ले लिया। और चूंकि हमारे यहाँ जाहिलों की कमी नहीं है, बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। आज भी 2023 में वो कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है और इस्लाम इस्लाम को ये प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। तो क्या मुद्दा कायम रहेगा। हम उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। जो किसी को आप उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो बेसिकली ये जो जिसको हम कहते हैं बेस कैंप कहा जाता है, कि ये बेस कैंप नहीं है। ये पाकिस्तान का एक अड्डा है, मिलिट्री अड्डा है। बेस कैंप में जब कोई कायम होता है किसी जगह, तो उसके कुछ अहदाफ होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो उस बेस कैंप की मदद से दूसरी जगहों को फतह करने की कोशिश करते हैं। तो उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए तो ये बेस कैंप हो सकता है, बिकॉज वो वादी कश्मीर को फतह करना चाहते थे, या जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों को फतह करना चाहते थे। यस, इट हैज बीन एक्टिंग एज ए बेस कैंप फॉर पाकिस्तान, बट इज इट बेस कैंप फॉर अस? आंसर इज नो। फिर इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि बेस कैंप जो बनाई जाती है, ये हमने नहीं कायम की, ये पाकिस्तान ने कायम की है। नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ लोकल पीपल, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं था। इट वाज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू और पीपल ऑफ कश्मीर वैली और लद्दाख, and for that matter, not for the benefit of people of Gilgit-Baltistan. Purely, it was for the benefit of Pakistani militaries, strategics जो है उनकी एम्स उसके लिए था। तो वो अभी तक उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो इस वेरी क्लियरली बात यह है कि इट इज़ नॉट बेस कैंप।
फिर आगे अगर इसको ये कह दिया जाए कि ये बेस कैंप है और आप जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लोग इसकी मदद से वो वादी कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, या जिसको वो मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वो सारे को आज़ाद कराएंगे, लेकिन एविडेंस शोज कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन वैली ऑफ कश्मीर, नॉट जम्मू और अदर एरियाज। तो फिर ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है, जुर्म है, नाइंसाफ़ी है कि यू हैव बिकम प्रॉक्सीज। इस पर मैं तो 1 मिनट में ये बात करता हूँ। लेकिन फिर देखना ये है कि जिन लोगों ने शौकत साहब से मेरी बात हुई थी, लेकिन वो थोड़ी सी बात में हम दूसरी लाइन पर चले गए थे। महाराजा की फौज में मुसलमान भी थे, ऑफिसर्स भी थे। उन लोगों को, उनकी जितने भी लोग थे, उनकी ड्यूटी क्या थी, उनका हलफ क्या था कि दे विल प्रोटेक्ट महाराजा, प्रोटेक्ट द रियासत, प्रोटेक्ट महाराजा एंड हिज फैमिली। ठीक है, इवन इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स। और उसके रिटर्न में उनको तनख्वाह मिलती थी, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको बंदूक देगी, बंदूक चलाने का तरीका दिया गया, गोलियां दी गई, जो भी सहूलतें उस वक्त दी जा सकती थी आर्मी वालों को उन्होंने दी, और आलफ था उनका। ठीक है, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो इन लोगों ने मजहब के नाम पर जब इनको कहा गया कि देखें जी ये वहाँ पर हिंदू महाराजा, हम उसके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लोग आएंगे पठान, तो मुजफ्फराबाद में लोगों ने साइड बदल ली। ठीक, साइड बदली और इस साइड पर हो गए, पाकिस्तानी साइड पर जो रेंजर्स है उनका साथ दिया। इसी तरीके से गिलगित में भी यही किया गया। वहाँ पर जो इंचार्ज थे, मैं किसी का नाम ही लूंगा, लोग जानते हैं कि कौन इंचार्ज थे। दो कंपनीज थी, एक मुस्लिम मुस्लिम कंपनी थी, तो एक नॉन मुस्लिम थी। तो जो मुस्लिम कंपनी थी उन्होंने स्काउट्स का साथ दिया, गिलगित स्काउट्स का, और घनसारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था वहाँ पर, जो कि महाराजा के रिश्तेदार भी थे। और ब्रिगेडियर घनसारा साहब वहाँ पर ही वेंट देयर टू टेक ओवर द चार्ज ऑफ दिस एरियाज। ठीक है, तो जो लोग हलफ की यानी हलफ का पास नहीं करते, तो वो उनको गद्दार कहा जाता है, उनके लिए बड़े बड़े गलत लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कर दिया गया कि उनको हीरो बनाकर पेश कर दिया गया, क्योंकि उनका आइडिया ये था, जिन्होंने ये लकब दिए, उनका आइडिया ये था टू सबड्यू दीज पीपल, टू मेक दीज पीपल क्या कहते हैं, कि कोलोनाइज उन्होंने करना था। तो इन्हें कॉलोनी बनाना था, इनको गिलगित बल्तिस्तान को और सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर को, वो उन्होंने बना लिया। अगर हमारी समझ में नहीं आती तो ये इस्लामाबाद का कसूर नहीं है। इस्लामाबाद के जो बाबू हैं, या जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, और जो उनके प्लानर सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। वो तो अपने मुल्क के मफाद के लिए कर रहे हैं। कसूर हमारा है, हमारी समझ का है कि हम उनको समझ नहीं सके, या कुछ जो समझते हैं उनको कह देते हैं कि ये गद्दार हो गया। तो आई होप कि आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि ये क्या है। तो ये पहली बात है कि उन्होंने आलम की वफादारी की, ये बेस कैंप नहीं है, बेहिस्सा है। ठीक है, ये हमारी वफादार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा, और इसमें कोई भी हमें कुछ ऐसी सूरतें नहीं है। वही फिर अगर दूसरी साइड की बात करूंगा तो कहेंगे हाँ ये देखा जी इंडिया की जुबान बोल रहा है। इस पर मैंने कुछ बात करनी है, मैंने नॉलेज कुछ किया है, काफ़ी मेरे पास मटीरियल है जो लोग शायद सुनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इट इज़ माई ड्यूटी टू पास इट ऑन। आगे ये आता है कि जब हमने ये कहा है कि ये प्रॉक्सी वार है, ये जो की है, और जो हमारे यहाँ लोगों को यूज़ किया गया, सिर्फ ये नहीं कि एक बार ये रेडर्स आए थे और पाकिस्तानी उनके इंचार्ज थे, और पाकिस्तानी फौज जो है कबायली लिबास में या सिविलियन लिबास में लड़ाई कर रही थी। ये भी है कि ये भी ट्रुथ है कि लोकल लोगों को भी इस्तेमाल किया गया था, कुछ लोकल लोगों ने भी हिस्सा लिया था इसमें, और उनकी रिजेंटमेंट की डिफरेंट रीजंस थे। अब हमें क्या कहता है जी, हमारे बड़ों ने लाठियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के जरिए कश्मीर इस खिते को आज़ाद किया। और मेरे भाई, किस आप 13वीं सदी में तो नहीं कि लाठियों से किसी को आज़ाद करा रहे हैं। 13वीं सदी में भी लाठियां कम थी, तलवारें तो, और नेज़े इस्तेमाल हुआ करते थे जी, और इवन बारूद भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया था उस वक्त। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, जो फलां साहब को ये खिताब दे दिया, फलां को ये खिताब दे दिया, लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रूथ। मैं ये जरूर तस्लीम करूंगा कि वो इस्तेमाल हुए, वो गए, लड़े, कुछ की जाने भी गई, घर भी तबाह हुए। आगे आ जाता है कि ये प्रॉक्सी वार क्या है। अब प्रॉक्सी वार पर क्योंकि हम इस टर्म को पसंद नहीं करते, कुछ लोगों ने कहा जी देखें जी हाँ 47 में जो हुआ ये प्रॉक्सी वार थी। तो फिर मैंने बातें की, तो मैंने पूछा भी अच्छा जी ये बताएं कि जो बात हुई 88 या 89, हाँ कहते हैं जी वो तो प्रॉक्सी वार है, वो प्रॉक्सी वार है। यानी कि 88 89 में जो कि इसका सेरा जो है ना लिबरेशन फ्रंट पर जाता है, दूसरे लोग भी बाद में आस्ता आस्ता ग्रुप शामिल होते गए। तो कहते हैं कि अभी जो जारी है वहाँ पर दैट इज़ अ प्रॉक्सी वार।
तो इन अदर वर्ड्स जो अभी जारी है, जो 88 89 में शुरू की गई, वो भी प्रॉक्सी वार है, 47 की भी प्रॉक्सी वार है। लेकिन 1966 में जिसमें मकबूल भट्ट साहब जो हैं 3 आदमियों के साथ कहा तो जाता है कि बड़े कमांडर थे वो, कोई पता नहीं बड़े कमांडर कहते दुनिया के बड़े कमांडर थे, गुरिल्ला कमांडर थे। मुझे नहीं पता कि बड़े की तारीफ क्या है। तो पहली बार गए तो उनके साथ 3 आदमी थे। उनको ट्रेनिंग कहाँ की कि ये मैंने बताया था लास्ट में वीडियो में कि मानसहरा के जंगलों में उनकी ट्रेनिंग की गई थी। ठीक है, बंदूकें इनके पास आपने नहीं थी, बंदूकें उन्होंने दी थी, जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी, पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी थी। असला किसने दिया था, वो उन्होंने दिया था। ठीक है, और सीज फायर 9 तक वो लेकर जो ना FIU के लोग लेकर गए थे। ठीक है। फिर वो ज़ाहिर है उधर जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। फिर दोबारा जाते हैं जब 1976 में जाते हैं। उस वक्त उनके पास उनके साथ 2 आदमी थे, यानी टोटल जो उनके गुरिल्ले थे या कमांडो थे जो थे वो 5 थे। जब उस वक्त गए थे 3 थे, अगर शायद 5 जो होते तो 5 लेकर जाते ना। वो फिर ये भी है कि अगर गुरिल्ला वॉर की बात करते हैं, गुरिल्ला वॉर की पहली बात ये होती है कि वहाँ पर उनका जहाँ वो जा रहे हैं कार्रवाइयाँ करने के लिए, वहाँ पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो उनकी मदद करता है, छुपने की जगह देता है। जिस प्लेटफॉर्म से ये गए थे NLF का वहाँ पर एक आदमी भी नहीं था, शायद आजकल भी नहीं होगा। तो ये कौन सी गुरिल्ला जंग थी? हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान के सौलतकार वहाँ पर मौजूद हों। ठीक है, यानी वो मौजूद होंगे क्योंकि पाकिस्तान के सौलतकार पाकिस्तान में हैं, या आज़ाद कश्मीर में भी हो सकते हैं, गिलगित में भी हो सकते हैं, लेकिन वही पाकिस्तान में डेफिनेटली हैं। और इसी तरीके से इनके सौलतकार दिल्ली में होंगे, बम्बे में होंगे, और जगहों पर होंगे, कश्मीर के अंदर होंगे। तो उनको यानी अगर गुरिल्ला को जायज कहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जो 66 में गए ये प्रॉक्सी नहीं है, 76 में भी उल्पाट साहब गए ये प्रॉक्सी नहीं है, या कुछ और लोगों ने LOC क्रॉस करने की कोशिश की, वो शहीद होते रहे। तो ये प्रॉक्सी वार नहीं तो फिर मुझे समझ नहीं आती भाई, आप दो बाकी चीज़ों को मानते हैं कि प्रॉक्सी है, ये प्रॉक्सी नहीं है। मैं इसकी तशरीह करता हूँ, जैसे कि एक डिक्शनरी में पढ़ा अभी, तो उसको मैं वजात करता हूँ। प्रॉक्सी वॉर पर बहुत सा लिटरेचर मौजूद है, ये न्यू टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये याद रखें। सदियों से जो है ना प्रॉक्सी यूज होते रहे हैं। ठीक है, और अब ये मुश्किल में भी होती जाएंगी। इसका जो काम है प्रॉक्सी वॉर का, ये विद टाइम ये इंक्रीज हो रहा है। इट इज़ बिकमिंग पार्ट ऑफ 5th जनरेशन वॉर। 5th जनरेशन वॉर में बहुत सी चीज़ें आती हैं, कुछ मैंने प्रोफेसर एजाज प्राचा के साथ डिस्कस की थी, लेकिन देयर आर मेनी मेनी एस्पेक्ट्स जो अभी भी हम डिस्कस नहीं कर सके थे। दिस इज एवर ग्रोइंग जो है चीज़ आ रही है ये। तो इसमें कहते हैं कि यानी प्रॉक्सी जो है ना उसकी रिलेशनशिप इन अ प्रॉक्सी वॉर यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ फंडिंग, यानी जो जिनके लिए प्रॉक्सी का काम हो रहा है, यानी जो पीछे गवर्नमेंट होती है या हुकूमत होती है, जो भी पार्टी होती है, वो फंडिंग प्रोवाइड करती है, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, असला प्रोवाइड करती है, यानी आर्म्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो उस हुकूमत के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि प्रॉक्सी ये जो लोग जाते हैं, जो भी जाते रहे यहाँ से, वह वो 47 वाले थे, 66 वाले थे, 76 वाले थे, या उसके बाद के थे, क्या पाकिस्तान उनको असला नहीं देता था? क्या पाकिस्तान उनको ट्रेनिंग नहीं देता था? क्या असले की सप्लाई जारी नहीं रही थी? क्या उनको दीगर जो ट्रेनिंग है वगैरह वगैरह, मतलब 1970 का जहाज का हुआ का, वो भी कहते हैं कि वो मकबूल भट्ट का बहुत बड़ा कारनामा था। जैसे जिसको मैंने कहा कि 2 टीनेजर जो इस्तेमाल हुए थे, आशिम और अशरफ साहब। ठीक है जी, जब आशिम साहब से रब्ता हुआ, जब वो अपनी बहन से या रिश्तेदारों को मिलने के लिए पेशावर में तशरीफ लाए, ही वॉज 16 years old। अब 16 years ओल्ड के हाथ में असला दे देना या उसको ट्रेनिंग उस पर माइल कर देना, आजकल के तो शायद उस वक्त, फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उस वक्त के लाश से जायज था। चाइल्ड लेबर उनको यूज करना उनके नज़दीक 66 में जायज था। इस तरीके से तो बहुत पहले भी चाइल्ड लेबर जो है ना वो चाइल्ड लेबर 4 मिलिटेंट्स जो होते हैं ट्रेन वो यूज होते रहे। बहुत सी जंग में उनको यूज किया गया। वैसे इट इज जायज और नॉट, इट्स डिबेट, मेरे नज़दीक जायज नहीं है। फिर जब जब उन्होंने एक्चुअली एक्ट किया है, तो उस वक्त आशिम साहब की उम्र 17 साल थी, 17, और अशरफ साहब की उम्र 19 थी, जस्ट 19। सो स्टिल दे वर टीनेजर्स। तो इन दूसरे लफ्जों में हमारे जो गुलबार साहब हैं, इनकी कमांड में दो नए लोग आगे जो टीनेजर थे।
अगर इतनी बड़ी कमांड थी और बहुत से गुरिल्ले इनके थे, देन व्हाई यूज टू टीनेजर्स जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए थी। ठीक। मैं उसके बाद आगे करते हैं, वो कहते हैं कि जो इन्हें बात यूज करता हूँ प्रॉक्सी वार में क्या होता है। वो कहते हैं कि कॉमनली इरेगुलर armies and groups which are used to achieve their sponsors goals in the contested region। तो ये जो लोग होते हैं जिसको हम प्रॉक्सी वार कहते हैं या प्रॉक्सी वॉरियर्स कहा जाता है, ये कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती, ये इरेगुलर लोग होते हैं या ग्रुप्स होते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, छोटे या बड़े ग्रुप्स, जिनको असला दिया जाता है और उनको हेल्प की जाती है। और वो जो है ना, जो प्रॉक्सी जो उनका स्पॉन्सर होता है, फंड करने वाला या ट्रेनिंग देने वाला, असला देने वाला, उसके जो आधार है, जो उसको टारगेट है, उनको पूरा करने के लिए वो करते हैं, ट्राई करते हैं। फिर मैंने तो तशरीह कर दी है। अब ये आपकी अक्ल पर है, आपके फहम पर है, आपकी आपकी क्या कहते हैं, आपके कॉन्शियस पर है, आपकी यानी आपके ज़मीर पर है ये फैसला करें कि कौन प्रॉक्सी है कौन नहीं है। मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ, मैं किसी का प्रॉक्सी बनकर नहीं कर रहा। आई एम डूइंग दिस एज ए डॉक्टर शबीर चौधरी। मैं इस वक्त UKPNP, यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, उसके एक मेंबर होने किसी से भी नहीं कर रहा। ये मैं अपनी पर्सनल असीस में कर रहा हूँ। और मेरी समझता हूँ कि अगर किसी पार्टी के आप मेंबर बन जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़ाती हैसियत ख़त्म हो जाती है, ज़ाती हैसियत कायम रहती है। मैं अपनी ज़ाती हैसियत से ये कम बात कर रहा हूँ, अपने नॉलेज के मुताबिक। हो सकता है अगर इफ़ आई एम रॉन्ग, प्लीज़ डू करेक्ट मी। मैं हमेशा आई एम विलिंग टू लर्न। जो भी अगर मैं समझता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है किसी जगह, आई विल बी द फर्स्ट वन टू से आई अपोलोजाइज। मुझे कोई शर्म इसमें नहीं आती। आई लीव इट एट दैट। अगर आपके पास कोई सवाल है, प्लीज़ टू आस्क। मैं कहने में क्या कहूँगा, मेरा मकसद इस वीडियो से किसी को नाराज़ करना, किसी की तौहीन करना, किसी को डाउनग्रेड करना हरगिज़ नहीं है। ठीक है, अभी मेरे भी रिश्तेदार हैं, आपके भी रिश्तेदार हैं, आपकी अपनी फीलिंग्स हैं। और आज वैसे भी शब रात है, मैं इस वक्त रोज़े से हूँ, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं वैसे झूठ बोलता हूँ। जब मुझे नहीं कुछ कहना होता, मैं खामोश हो जाता हूँ या टॉपिक को बदल लेता हूँ, लेकिन जानबूझकर मैं झूठी बात नहीं कहता। आई लीव इट एट दैट। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।